जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से खूब मन लगा के तैयारी करिए और जहां पर भी दिक्कत आती मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग एक स्टेप और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किए थे और उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखे भी होंगे। अगर कोई भी डाउट है बिना कोई हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। तो आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो है हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम लोग इस पे मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहला 2 पॉइंट से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका है, ये घूम रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज कंटिन्यूअस ऐसे से घूम रही है तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगी। तो जब एनर्जी वेस्ट करेगी तो उसका पाथ चेंज होना चाहिए। देखो जरा, जब एनर्जी वेस्ट होगी तो क्या होगा, इसका पाथ धीरे 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 चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और न्यूक्लियस पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के खत्म हो जाना चाहिए, तो न्यूक्लियस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमको पता है वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस। इसका भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। दूसरा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस ऐसे एनर्जी अपनी रिलीज कर रहा है, कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहा है, यहां से कंटिन्यूअस एनर्जी निकल रही है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेक्ट्रोमीटर, जो स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको भी ये एनर्जी कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए। लेकिन उसको कंटिन्यूअस नहीं मिलता है, तो उसको एक हम लोग यहां पे वर्ड यूज करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हम लोग यहां पे यूज करते हैं वर्ड एक लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब यह होता है कि उस इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ एक बार एनर्जी निकाली, बार बार नहीं निकाला। जैसे इस यहां पे दिख रहा है, बार बार एनर्जी नहीं निकाला, सिर्फ एक बार एनर्जी निकालेगा, तो उसको बोलते हो, एक बार एनर्जी निकालने को बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को क्या दिख रहा है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन एक बार एनर्जी निकाल रहा है। और रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है, भैया वो कंटिन्यूअस निकाले जा निकाले जा रहा निकाले जा रहा निकाले जा रहा। तो जब पूछा गया भैया ये क्यों, तो नहीं रदरफोर्ड बता पाए। तो मोस्टली इन्हीं दो कमियों को दूर करने के लिए हमारे साहब आए बोहर्स मॉडल का, नील बोहर नाम है। नील बोहर आए, उन्होंने अपने मॉडल के जरिए इन कमियों को दूर किया। कैसे दूर किया वो हम लोग चलते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई मेरा जो मॉडल है मेरे 3 रूल्स पे डिपेंड करेगा और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ये ज्यादा वैलिडिटी इसकी होगी। और भैया जैसे उन्होंने कहा कि मेरे ये जो एटम मॉडल है ये 3 रूल्स पे डिपेंड करेगा और हाइड्रोजन के लिए ज्यादा वैलिडिटी देगा, यही से इनका मॉडल थोड़ा सा चला। फिर उसके बाद यही एक ड्रॉबैक बन जाता है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में कि इनके 3 जो रूल्स थे वो हैं कौन कौन से। देखो भैया, पहला रूल पे आ जाते हैं। पहला रूल, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ कोई भी बॉडी घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। जैसे अगर सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है तो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, अर्थ और सन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को मिल रहा है। जो बॉडी घूम रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखो जरा कैसे मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये कौन देगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0
जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। और आप कहोगे सर ये जेड ई क्या है? भाई किसी भी एलिमेंट का हम अगर न्यूक्लियस लेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? जेड, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जेड ई हो गया। तो यही पहला ये जो रूल बना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहां से मिलता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से, अट्रैक्शन फोर्स से। ये उन्होंने पहला इक्वेशन, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, दूसरा रूल उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारे ऑर्बिट होते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और इन सभी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनकी एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसमें वो अपनी एनर्जी का नुकसान ना कर सके, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो कंडीशन क्या होती है? उन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये कंडीशन जिस ऑर्बिट में सेटिस्फाई हो जाएगी भैया, वहां पर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी घूमेगा। जब एनर्जी नहीं लॉस होगी तो उसका पाथ कम नहीं होगा, जब पाथ कम नहीं होगा तो न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। यानी कि इस सेकेंड रूल की हेल्प से उन्होंने रदरफोर्ड की एक कमी को दूर कर दिया। यहाँ पे जो n क्या है भैया? जहाँ पे n है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का होना चाहिए। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, अगर ये न्यूक्लियस है, इस पहली ऑर्बिट में मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट है। अब मैं इसको अगर कुछ एनर्जी दे देता हूं, कुछ एनर्जी दे दूंगा, तो कहां चला जाएगा? यहां पे था, हमने इसको एनर्जी दे दी तो कहां चलेगा? अपनी ऊपर वाली एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और यहां पर 10⁻⁸ सेकेंड, और यहां पे रुकता है 10⁻⁸ सेकेंड। रुकने के बाद में क्या करता है? एनर्जी को एक बार रिलीज कर देता, फिर वापस आ जाता है। यानी कि वो यहां पे गया, यहां पे आया और 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद में कहां जाता है? वापस उसी जगह पे लौट आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पे उसने, यहां पे E1 ये होता है डेल्टा ई का, यानी कि E2 डिफरेंस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई। मतलब E1 जो है उसने क्या किया? एनर्जी को कैप्चर किया और E2 एनर्जी रिलीज कर दिया। E1 एनर्जी लिया, देखो यहां पे है। अगर इसको थोड़ा सा मैं और इसे एक्सप्लेन करूं, इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने क्या किया? E1 एनर्जी दी और ये क्या किया? यहां पे पहुंच गया और यहां पे 10⁻⁸ सेकेंड रुकने के बाद में क्या करेगा? वो यहां से वापस आएगा और ये एनर्जी निकालेगा E2। ठीक है, E2 एनर्जी निकाल दिया। अब E2 डिफरेंस, ये जो सिंबल, ये जो साइन बना है, इसको डिफरेंस का साइन बोलते हैं। मतलब जो ज्यादा होगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका भैया ये थर्ड, ये जो तीन मैंने बना दिया ये चीज, ये तीन रूल है। पहला रूल कौन सा है? कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कौन देगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। ये इनका पहला रूल हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। ये सेकंड रूल हो गया। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी घूमते हैं। तीसरा रूल, इलेक्ट्रॉन जो है E1 एनर्जी को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड रुकता है और वापस एनर्जी कुछ रिलीज करके वापस पहली वाली अवस्था में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। ठीक है, तो ये तीन रूल हैं भैया, जो बोहर्स के मॉडल के जो पिलर्स हैं, ये तीन पिलर हैं।
ये 3 लिखने के लिए आते हैं भैया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, इसी में 2-3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, मतलब बोहर की रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस कितनी है ये हमको निकालना रहता है, ठीक है। कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आराम से देखते जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं पहले रूल की बात करूं, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r²। पहला रूल था, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या था भैया, mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये दूसरा रूल था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे रूल से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो भैया आप यहां से, या v की वैल्यू निकालो यहां से, ठीक है, किसी की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली NH/2πmr, और ये वैल्यू हमको कहां पुट कर देनी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कर दो भैया जरा। तो हो जाएगा mv² n² h²/4π² m² r² r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r²। अब देखो भैया जरा, r² से r² कैंसिल आउट, r एक साइड में रखो, बाकी सब एक साइड में भेज दो। देखो जरा, तो r m n² h²/4π² m² ZE²/4πε0 इज इक्वल टू r। अब इसमें बहुत सारे कुछ कट बिट सकते हैं, ये से m कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से 1 पाई ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, देखो जरा, r इज इक्वल टू n² h²/π m ZE², ये r की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखो इस फार्मूले को, हमको ये फार्मूला याद नहीं करवाना है, इससे कंक्लूजन निकालना है। कौन सा, देखो जरा, इससे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, h कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, फॉर हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू कितना हो जाता है 1, ये भी कांस्टेंट। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया भैया, n²। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं r1 रेशियो r2 रेशियो r3 रेशियो डॉट डॉट करूं तो हो जाएगा 1:2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली, अगर मैं इसको कहूं तो पहली ऑर्बिट का रेडियस 1 है, दूसरी ऑर्बिट का रेडियस 4 है, तीसरी ऑर्बिट का रेडियस 9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी रेडियस सेम नहीं है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सो दैट बोहर्स ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, दिखाइए कि बोहर ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस है वो बराबर नहीं है। तो हमको यही चीज शो करनी रहती है, ये शो करता है बोहर्स ऑर्बिट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, राइट। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कम से कम आपका 2 नंबर से 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है, अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर जो बोहर्स के मॉडल में पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। कुछ नहीं करना भैया इसमें, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो बोहर के 2 रूल्स थे वही वाले यूज करने हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था, mv²/r इज इक्वल टू
1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। और दूसरा रूल क्या था भैया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई, ये था ना। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाल लूंगा, दूसरे वाले से आर की वैल्यू निकालो भैया। तो पहले वाले से यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा एन एच अपन एम वी 2 पाई। यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, देखो एक आर तो एक आर ये कैंसिल आउट कर दो, कुछ नहीं करना। आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपन 4πε0 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, ये भी आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। जेड ई स्क्वायर अपन 4πε0, ये एप्सिलॉन नॉट है भैया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपन एम वी 2 पाई। ठीक है, अब देखो यार, एक वी से एक वी कैंसिल आउट, हमको वी निकालना था, तो अब वी को एक साइड में करो, बाकी सब एक साइड में कर दीजिए। तो देखो वी को तो हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपन 4πε0 एम, इस v को इधर भेज दीजिए, तो ये h इधर आ जाएगा, n यहां आ जाएगा, 2 पाई इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू v इधर आ जाएगा। देखो जरा, सिर्फ कैलकुलेशन की, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ कटेगा भी इसमें, जैसे 2 पाई है, ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, इसको हमको फॉर्मूले पे फोकस नहीं करना है, कंक्लूजन फोकस करना है। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए कांस्टेंट, ई चार्ज कांस्टेंट, 2 ये भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो यहां से पता चला कि एन इज इक्वल टू 1 की पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्पीड, जो स्पीड होगी वो एन जो कम होगा स्पीड ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एन इज इक्वल टू 1 2 3, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वी आपका घटेगा। ठीक है, यहां से यही कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। बस यह पूछता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगी या बढ़ेगी। तो अब मैं इसको फिगर से आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट बना दिए। अब दूसरा जरा कलर ले लेता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब पहले में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, दूसरे में इसको थोड़ा सा दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक, क्योंकि n इक्वल टू 1 है, n कम है तो v ज्यादा होगी। उसके बाद में जैसे जैसे n बढ़ाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले वाले से कम होगी, इस वाले में इलेक्ट्रॉन की स्पीड उससे पहले वाले से कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले वाले से कम होगी। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो वेलोसिटी हमारी वो क्या हो रही है, घट रही है। यही इस टॉपिक में हमको सीखना रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ लिया, बोहर की रेडियस पढ़ लिया, बोहर ऑर्बिट की रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रोटेट करेगी भी पढ़ लिया। अब कितनी एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा रहता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बोहर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है। देखो जरा, तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है भैया, टोटल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी सब होती है, सिंपल सी बात है। अब जरा देखो, न्यूक्लियस ये है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों एनर्जी इसके पास होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। हमको ½ mv² निकालनी है। देखना जरा,
हमको पता है, पहला रूल ले लेते हैं कि एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको जरा ध्यान से देखिए, लगभग कुछ मिलता जुलता इधर वाला पोर्शन है। क्या करूं, इस आर को यहां से उड़ा दूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस पूरे इक्वेशन इधर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर का देखिए क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो इसको हम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ये हमारी आ गई उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूं, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है जेड ई, इस पे चार्ज कितना होता है माइनस का ई, तो ये हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमको टोटल एनर्जी निकालनी है। जो टोटल एनर्जी हो गई भैया, ये होती है काइनेटिक, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक भी हमारे सामने है, पोटेंशियल भी हमारे सामने है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारी काइनेटिक थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। देखो यहाँ पे 8 लिखा था 1/2, क्योंकि भी इसका आपको पता चलेगा मैंने क्यों लिखा है, जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब हमको इससे माइनस करना है। देखिएगा ये चीज आधी है और ये चीज एक है, इससे माइनस करना है। तो टोटल एनर्जी जो आएगा भैया क्या आएगा, -1/2 जेड, जेड नहीं रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका आर है भैया, यहाँ पे ये आर है। तो ये आ गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, माइनस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगा, ये माइनस साइन शो करता है। अब यहाँ पर जो हमने पहले निकाला था रेडियस, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और थोड़ा जब सॉल्व करते हैं जो टोटल एनर्जी निकल के आती है भैया वो आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। देखो जरा यहां पर फॉर हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ले लेते हैं। तो आपको पता है भैया Z इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब इस अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ जरा n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को बोलते हो भैया n इज इक्वल टू 1, इसी को बोलते हो ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हो ग्राउंड स्टेट। और इस एनर्जी को क्या बोलते हो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड मतलब सबसे लो लेवल का। n इज इक्वल टू 2 में पूछेगा तो यहां पे हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। 3 में पूछता है 3 पुट कर देंगे, 4 में पूछता है 4 पुट कर देंगे। किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट दो छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं। पहला टॉपिक है एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो भैया बहुत वही उसी से आएगा। देखो E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये है आपका पहली ऑर्बिट, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये है दूसरी ऑर्बिट, यहां पे इलेक्ट्रॉन है।
हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को, पहली वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजना है। तो जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, देखिए हमको इलेक्ट्रॉन को एटम नहीं छुड़वाना है, हमको उसी में रखना है, बस क्या करना है, उसका घर चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन को अपना घर चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत होती है, वही होती है भैया एक्साइटेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको n इक्वल टू 1 से किस में भेजना है, n इक्वल टू 2 में भेजना है। तो जरा n में कितनी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितनी एनर्जी है, -13.6, और 2 रखेंगे तो E कितनी होगी, 13.6/4, 4×3=12, 4×4=16, इतनी आ जाएगी। यानी कि इस ऑर्बिट में कितनी होनी चाहिए, -3.4, यहाँ पे कितनी है, -13.6। क्या करेंगे हम, -3.4 -13.6, इससे एनर्जी माइनस कर देंगे। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो एनर्जी जरूरत होगी इस इलेक्ट्रॉन को। अगर हम इतनी एनर्जी इसको दे देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो 1 से 2 में पहुंच जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 4 ऑर्बिट हैं, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमको इसको यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे उसके बाद 3 होनी चाहिए थी, यहाँ पे कितनी है, 1। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब एटम को नहीं छुड़वाना है, रखना उसी में, लेकिन उसका घर चेंज करना है। तो घर चेंज करने के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वही एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाती है। क्लियर, कैसे निकालेंगे मैंने एग्जांपल दे दिया। छोटा सा और पार्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्या करना है, हमको इसको देश दुनिया से बाहर भगा देना है। ये न्यूक्लियस है, इस पहले वाली ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, तो E इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं एनर्जी निकालूं कि ये इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस से बंधा है, तो आंसर निकल के आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, हमको इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री कर देना है, बिल्कुल फ्री कर देना है। तो जितनी एनर्जी के साथ भैया वो बंधा हुआ है, उतनी एनर्जी हम अगर इसको दे दें तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, वो कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, -3.4। अगर हमको इसको फ्री करना है तो प्लस का 3.4 इसको दे देंगे। तो एटम से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री कर देना, बिल्कुल फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो एक्साइटेशन में हमको घर चेंज करना है, और आयोनाइजेशन में इसको देश दुनिया से विरक्त कर देना। जाओ भैया, टाटा बाय बाय। क्लियर। तो ये हमारा बोहर्स मॉडल हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये इतना मेन टॉपिक हमने आज कवर अप कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आपका काम क्या है, जो मैंने आज पढ़ाया है, जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूँ, उनका रिवीजन कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप लोग, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस काम आपका है इसको अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और जहाँ पर डाउट हो, बिना कोई हेजिटेशन, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हो। अगर वो डाउट ज़्यादा बड़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आपके डाउट के ऊपर ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको डाउट क्लियर होगा। और मैं जल्दी ही, ये जब आपका 12th का सारी वीडियो बन जाएंगे, मैं आपके नीट के क्वेश्चंस
कि प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर दूंगा। सब कुछ मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, बस क्या है, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाते चाहिए। तो उसी के साथ ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।